मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, यह अच्छी तरह जान लीजिए। राजभर चुनौती देता हूं योगी जी, 1700 थाने हैं, नाई का बेटा, खरवार का बेटा, घोड़ का बेटा, बिंद का, निषाद का, चौहान का, पाल का, प्रजापति का, कुमार का बेटा, दुल्हा का, दुनिया का, अंसारी का बेटा, एक थाने पर पोस्ट किए हो, वोट मांगने आते हो। यही लड़ाई ओम प्रकाश राजभर की है। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी दिला करके हम ओम प्रकाश राजभर और माननीय अखिलेश यादव इस काम को शुरू करने वाले हैं। काले लाल की ना काले लाल बोला, सुन लीजिए संगमा मऊराली, दुनिया में अगर झूठ बोलने वाला कोई नेता एक नंबर, तो नेता का नाम है नरेंद्र मोदी जी। दूसरे नंबर का झूठा अगर कोई है तो उसका नाम है योगी आदित्यनाथ जी। काले लाल की ना काले लाल बोला, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या, और दूसरा गाना बजेगा, चल सन्यासी मंदिर में। ये नहने इतना समाजवादी पार्टी में यादव होता था तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग चिल्लाते थे कि यादववाद है। आज 21 डीएम ठाकुर हैं, हाई हिम्मत भारतीय जनता पार्टी के नेता के पास कोई बोले कि ठाकुरवाद है, जबान काट लेंगे वो। काले लाल की ना काले लाल बोला, हमारी शर्त थी कि जातिवार जनगणना, घरेलू बिजली का बिल माफ करना, गरीबों का इलाज फ्री में करना, एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा लागू करना, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जो रद्दी की टुकड़ी में पड़ी है उसको लागू करना। एक भी सिंगल काम नहीं किया। योगी बाबा जी, आपको लखनऊ की गद्दी से उठाकर वहां पहुंचाऊंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती। काले लाल की ना काले लाल बोला, जाति हमने बनाई, जाति हमने बनाई। जब तक जातियां सोई थी, अपने हक अधिकार को नहीं जानती थी, मान्यवर कांसीराम जी आए उत्तर प्रदेश में, जो मुझे जानकारी हुई। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तो दिया पावर, लेकिन वो समझ नहीं पाए। कांसीराम जी ने समझाया और ये जातियां जाग गई। जब जातियां अपने हक के लिए लड़ने लगी कि हमारी आबादी है, हमको भी हिस्सा मिलना चाहिए, रोजगार, नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य हमको मिलना चाहिए, तब लोग कहने लगे जब जातिवाद हो रहा है। देखते योगी बाबा ये न तो जाके मंदिर में घंटा बजावे के, ये जान जा खम्मा तो हिलबे करी जब ले हुडल ल जाई। अरे तेरा जूता पालिश करने वाले पिछड़े दलित समाज के लोग तेरे बीच में जो बैठे हैं, पिछड़े दलित समाज के लोग, वो तेरा जूता पालिश कर सकते हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर तेरा जूता पालिश नहीं, सामने बात करने की हैसियत रखता है ओम प्रकाश राजभर। काले लाल की ना काले लाल बोला, उन्होंने पूछा कि आप शूद्र हो, तो मान्यवर जब इस देश में मनुस्मृति बनी, 4 वर्ण बना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो शूद्र में आई गलेरी, कुंडी, कोरी, भारतीय, मानवसा, धोबी, कटी, फासी, केवल, बिन, मला, जोहार, दुनिया, अंसारी, शेख सैयद पठान, गोभी, धरकर, पासी, कटी, खिला, कुंडला, ये 6743 जाति जब बनाई गई, मैं उसमें पैदा नहीं था। लेकिन जाति 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 नहीं है, चुनाव आता है तो ये जाति याद आ जाती है, ये हमने देखा है और जाति को नकारा नहीं जा सकता है। हम शूद्र हैं, हम जातिवाद जनगणना के लिए 20 साल से लड़ते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा है कि सुबह 2 घंटी बजती है, एक मंदिर की एक स्कूल की। मंदिर में जाओगे तो भिखारी बनोगे, स्कूल बच्चे को लेके जाओगे तो वो डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनेगा, तो आगे बढ़ेगा। और मंदिर में जीवन भर भीखा मांगे, हे भगवान हमको मालामाल कर दो, कहाँ से करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव में अगर बीजेपी अपनी जीत तय मान रही है तो सवाल उठता है कि अजीत पवार, नीतीश कुमार, ओम प्रकाश राजभर जैसे ढुलमुल राजनीतिज्ञों, दल बदलुओं को पार्टी क्यों अपने खेमे में लाने के लिए उत्सुक है और ला रही है। नमस्कार, जय हिंद, जोहार। आप देख रहे हैं आजाद लोकतंत्र। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले एनडीए का कुंबा लगातार बढ़ता जा रहा है। 6 महीने पहले ही महाराष्ट्र के कद्दावर नेता अजीत पवार पार्टी के 8 विधायकों के साथ शिवसेना बीजेपी सरकार में शामिल हुए थे। फिर ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व वाली सुहेलदेव समाज पार्टी का एनडीए में मिलन हुआ। अब बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू भी एनडीए में शामिल हो गई। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है? इसके पीछे किसी का फायदा है? क्या समझते हैं? चुनाव से पहले अजीत पवार, नीतीश कुमार, ओम प्रकाश राजभर जैसे दल बदलुओं को अपनी तरफ लेने से बीजेपी को क्या और कितना फायदा होगा? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 168 सीटें हैं। इस बार चुनाव में बीजेपी का 400 से ज्यादा सीटें लाने का लक्ष्य है। ऐसे में बीजेपी के लिए जरूरी है कि इन राज्यों के बड़े क्षेत्रीय दलों, छत्रपों को अपने खेमे में शामिल कर लिया जाए। इसी लक्ष्य के तहत महाराष्ट्र, यूपी के बाद अब बिहार पर बीजेपी की नजर है। मुख्यमंत्री रहते नीतीश कुमार का चौथा यूटर्न। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देकर के 9वीं बार एनडीए में सम्मिलित होकर के मुख्यमंत्री बने, इनका चौथा यूटर्न है। बिहार की राजनीति में हलचल तब शुरू हुई जब केंद्र सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का फैसला किया। नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया और पब्लिक रैली में खास तौर से पीएम मोदी का धन्यवाद किया और अपने इंडिया गठबंधन के सहयोगी आरजेडी पर परिवारवाद को लेकर निशाना साधा। यहीं से नीतीश कुमार के यूटर्न लेने के कयास लगाए जाने लगे थे। साल 2005 से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। खास बात यह है कि नीतीश अकेले कोई बड़ी राजनीतिक ताकत नहीं है, लेकिन वह जिस पार्टी के साथ गठबंधन कर लेते हैं उस पार्टी का पलड़ा भारी हो जाता है। तभी बीजेपी और आरजेडी दोनों नीतीश को अपने खेमे में लाने की कोशिश कर रहे हैं।
माना जाता है कि नीतीश कुमार की आज भी बिहार के 20% से ज्यादा वोटरों पर मजबूत पकड़ है। नीतीश के एनडीए में जाने से 20% वोट भी साथ जाएगा। 2019 में बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा था और एनडीए ने 40 में से 39 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। महीने भर पहले एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर से सर्वे किया था। सर्वे के अनुसार बीजेपी को अकेले 16 से 18 सीट पर जीत मिलने की उम्मीद है। इंडिया गठबंधन को 21 से 23 सीट पर जीत मिल सकती है, जिसमें जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और अन्य घटक दल शामिल थे। अब की स्थिति में जेडीयू इस आंकड़े से बाहर है। उधर प्रशांत किशोर ने भी बड़ी भविष्यवाणी की। उनका कहना है कि अगर नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ रहकर लोकसभा चुनाव लड़ते तो उनकी पार्टी जेडीयू को 5 सीटें भी नहीं आएंगी। ये बात वह बीते दिनों कहे थे। नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल हो जाने से सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को होगा और ये कहना गलत नहीं होगा कि बिहार में नीतीश कुमार को साथ लेना बीजेपी के लिए जरूरी और मजबूरी दोनों था। महाराष्ट्र में बीजेपी 2 बड़े नेताओं एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को अपने खेमे में ला चुकी है। अजीत पवार ने पिछले साल 2023 में शरद पवार से बगावत करते हुए शिवसेना बीजेपी सरकार में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उनके साथ एनसीपी के बड़े नेता छगन भुजबल ने भी मंत्री पद की शपथ ली थी। लोकसभा सीटों के लिहाज से महाराष्ट्र दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ लोकसभा कुल 48 सीटें हैं। 2019 चुनाव में बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था। बीजेपी 25 सीट पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें 23 सीटें जीती। शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने अपने दम पर 16% वोट शेयर के साथ 4 सीटें जीती थी। अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, दिलीप कोलसे पाटिल और अन्य दिग्गजों को अपने खेमे में लेकर बीजेपी ने सुनिश्चित कर लिया है 2024 में एनडीए महाराष्ट्र में आराम से 40% वोट शेयर के आंकड़े पार कर लेगी। महाराष्ट्र में शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं। ऐसे में तीनों पार्टियां कहीं बीजेपी के सामने मुश्किल खड़ी न कर दें। अजीत पवार की बगावत को इस खतरे को कम करने की कोशिश से भी जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि एबीपी सी वोटर ओनियन पोल के नतीजे बताते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस उनके सहयोगी दल बड़ी पार्टी बनकर उभरेंगे। उन्हें 26 से 28 सीटें मिलेंगी। महाराष्ट्र में बीजेपी को 19 से 21 सीटें मिल सकती हैं। अन्य के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। वही वोट शेयर के मामले में भी इंडिया गठबंधन बढ़त बनाए हुए है। दिख रहा है कांग्रेस प्लस के खाते में 41% और बीजेपी प्लस को 37% वोट मिल सकता है। अन्य दलों के खाते में 22% वोटर जाते दिख रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व वाली सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हाल ही में एक बार फिर एनडीए में शामिल हुई है। राजभर के आने से बीजेपी को पूर्वांचल में फायदा होगा। पूर्वांचल में बीजेपी थोड़ी कमजोर है। 2019 चुनाव में यहाँ बीजेपी को 6 सीट पर हार का सामना करना पड़ा था। लोकसभा सीटों के लिहाज से यूपी सबसे बड़ा राज्य है। इस बार बीजेपी का लक्ष्य सभी 80 सीटें जीतना है। पूर्वांचल में कुल 26 लोकसभा सीट है। 2019 चुनाव में बीजेपी को पूर्वांचल की अंबेडकर नगर, आजमगढ़, घोसी, गाजीपुर, लालगंज और जौनपुर सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। इसमें से आजमगढ़ सीट सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का गढ़ मानी जाती है। ओम प्रकाश राजभर की पूर्वांचल पर अच्छी पकड़ है। यहाँ राजभर जाति की बड़ी संख्या में मतदाता है। राजभर की पार्टी के विधायक भी इसी मंडल से आते हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि राजभर अपनी जाति के वोटर्स को ट्रांसफर कराने में कामयाब होंगे। 2022 यूपी चुनाव में राजभर समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, तब इस गठबंधन का असर दिखाई दिया था। 2019 चुनाव में बीजेपी ने 62 सीटों और उसकी सहयोगी पार्टी अपना दल ने 2 सीट हासिल की थी। एबीपी सी वोटर के ताजा सर्वे के अनुसार 2024 चुनाव में एनडीए पिछले चुनाव से 10 सीट ज्यादा मिल सकती है। इस बार चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को यूपी में 73 से 75 सीट मिल सकती है। वही कांग्रेस प्लस सपा को 4 से 6 सीट, बीएसपी को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं। एनडीए को 49% वोट शेयर मिलने की संभावना है। कांग्रेस प्लस सपा को 35%, सपा को 5% और अन्य को 11% वोट मिल सकता है। भारत में बीजेपी का सबसे ज्यादा प्रभाव हिंदी पट्टी वाले राज्यों में है। केरल, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु जैसे राज्यों में बीजेपी के लिए ज्यादा सीटें जीतना काफी मुश्किल है। ऐसे में बीजेपी अपने जनाधार वाले राज्यों में ही ज्यादा से ज्यादा सीटें सुरक्षित करने की कोशिश में दिख रही है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले आंकड़ों के साथ। जय हिंद।
सियासत कहाँ नहीं है। चौखट से पंखट तक, चाय की अड़ी से बाजार की बैठक तक, अकेली जिंदगी से भीड़ की जमघट तक, हर जगह सियासत और हर किरदार सियासी है। सड़क से संसद तक चहकती सियासत तो कहीं उदासी है। यह सियासत किसी पर हुकूमत चलाती तो किसी के चरणों की दासी है। हम आजाद लोकतंत्र की इस श्रृंखला सियासत की बदकही में सुनेंगे सियासत के सतरंगी किरदारों के अतरंगी किस्से।